बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल एट योर होम्स। हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो चल रहा है जी मोशन एंड फोर्स, और लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क को स्टडी किया था और आज हम इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, हर तरह का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। सो जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी स्टेज एट रेस्ट अंडर द नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो, सो फिर हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और दूसरा हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, सो फिर हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास तीन तरह के इक्विलिब्रियम और होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोअर पोजीशन पे होता है, और जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने प्रीवियस पॉइंट से ऊपर चला जाता है, और जब आप छोड़ेंगे तो बॉडी विल रीगेन इट्स इनिशियल स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है टेबल पर और ये इसका सीजी है, तो जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो इसका सीजी इसके नॉर्मल पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, और जब मैं अपनी अप्लाइड फोर्स वापस करूंगा तो ये दोबारा अपनी इनिशियल हालत गेन कर लेगी। सो स्टूडेंट्स, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। इसकी एग्जांपल है कि बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम स्टेइंग एट द मीन पोजीशन। जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो हाईएस्ट पोजीशन पर जाती है, उसका सीजी ऊपर मूव करता है और वो दोबारा भी अपनी इनिशियल स्टेट गेन कर लेती है। सो नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का सीजी उसकी जो नॉर्मल स्टेट होती है उससे नीचे हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करूं तो ये इसका सीजी है, अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो फिर ये छोड़ूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल हालत यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में वापस नहीं आएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लाइक पेंडुलम की बॉब को जब आप अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं। एंड देन वी हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो ना ही बॉडी का से सीजी ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, आप कोई जो है वो फुटबॉल है या कोई भी लेड बॉल है, अंदर से फील्ड है, आप उसको जमीन पर रोल करवा रहे हैं, तो जब वो मूव करेगी तो उसका सीजी वहीं पे नहीं रहेगा, स्फेरिकल बॉडी है, सीजी वहीं का नहीं रहेगा, बॉडी मूव भी करेगी तो सीजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये टर्म्स हैं जिनको आपको ख्याल रखना जरूरी है। सो जब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि एक बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में आए, तो हम चाहते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सेलरेशन जीरो हो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो होंगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम कहते हैं द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। सो व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज ओबेड द बॉडी इज सेड टू हैव अटेन्ड द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो फोर्स है हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर लगने वाली फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो है तो इट मींस के उसके लिए डेल्टा पी यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी जीरो है, और जब कोई चीज़ की चेंज जीरो हो जाए इसका मतलब होता है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है कि डेल्टा वी भी जीरो है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड, जब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, और अगर टॉर्क जीरो होंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन टॉ इज इक्वल टू वाई अल्फा, अगर टॉ जीरो है तो फिर अल्फा भी जीरो है, और जब अल्फा जीरो होता है तो हम कहते हैं द बॉडी हैव अटेन्ड द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी के पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ चुका है। सो आप जानते हैं कि जिस तरह से हम F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी करते हैं तो हम टॉ इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर टी भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास टॉ जीरो है इट मींस कि हमारे पास डेल्टा एल भी जीरो है, यानी कि हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है, और इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और इसके अलावा अगर हमारे पास अल्फा जीरो है तो अल्फा इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, सो फिर अगर अल्फा जीरो है तो फिर डेल्टा ओमेगा भी जीरो है, और डेल्टा ओमेगा जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। So these are the result when first condition is attained and these are the result when second condition is attained. So I hope आप इन रिजल्ट्स को नोट डाउन कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तीन लाइनें में बोलूंगा, उनको जरा आप गौर से सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, तो टू है, जारी बात, अगर एक फोर्स इस तरफ है एक फोर्स इस तरफ है, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। फिर दूसरी है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस, अगर आपके पास फोर्सेस अनइक्वल हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इन प्लेन आर 3। फॉर एग्जांपल, अगर एक इधर 3 है और एक इधर 5 है तो हमें इस तरफ 2 और चाहिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो सके। और तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इन स्पेस, फिर वो 4 हो जाएंगी। अगर ये 2 फोर्सेस हैं, तीसरी है तो फिर चौथी व्हाइट बोर्ड के दूसरी तरफ चली जाएगी। सो ये तीन लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम टॉर्क और इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो फर्दर आपको इसके मतलब क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि हाउ द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कैन हेल्प अस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। So before we start chapter number 3, which is motion and force, let us understand what is the difference between the state of motion and state of rest. Are they absolute or relative? So dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी बॉडी को मोशन में कब कहते हैं, सपोज वी हैव टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी। सो बॉडी ए देख रहा है कि बॉडी बी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे बॉडी बी इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। और अगर बॉडी ए ये है और बॉडी बी ये है और हम ये देख रहे हैं कि जो बॉडी बी है ये अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है ए के लिहाज से, तो फिर हम कहेंगे बॉडी बी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। बट ये आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स के जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, दे आर relative states, they are not absolute। ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो दुनिया जहान के तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मोशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहाँ से आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए 2 बंदे आपस में तो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, हाँ प्लेटफॉर्म पर जो बंदा खड़ा हुआ देख रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है उसके लिहाज से वो दोनों मोशन में है। सो जब भी हम स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं W.R.T विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम बॉडी, और विद रिस्पेक्ट टू सम बॉडी द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो जब हम बॉडी की मोशन की बात करते हैं तो फिर हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट, मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं आपको स्लाइड्स पे जो कि आप देख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिक्स, तो दैट इज द ब्रांच
ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर मोशन और एट रेस्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को फिर हम तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, और उनमें से एक ब्रांच है हमारे पास स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स क्या है जी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। सो व्हेन द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, तो फिर वो रेस्ट में है, तो फिर हम उस वक्त जो ब्रांच को स्टडी करें दैट इज स्टैटिक्स। इसके अलावा मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसमें आप इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। हम अंडर द फोर्सेस बॉडी की मोशन की बात नहीं करते, जबकि डायनामिक्स में हम बॉडी की मोशन की बात करते हैं और उन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस की भी बात करते हैं जिनके अंडर ये मोशन हो रही है। सो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। उसको फिर हम क्या बोलते हैं? हम इसको डायनामिक बोलते हैं। सो व्हेन वी से दैट समबडी इज इन मोशन, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि उस बॉडी के इन मोशन को डिफाइन करते हैं, और उनमें से जो पहला पैरामीटर है वो है डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट, एज यू नो कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, आप अगर इस पॉइंट ए से एक बॉडी पॉइंट, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट लेट्स से ए टू बी, सो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मूव करने का, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अगर r1 है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर अगर r2 है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड r2 minus r1 डिस्प्लेसमेंट। दीज टू क्वांटिटीज शुड बी कंपेयर्ड। सो सबसे पहले डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए, ए और बी तक हम और बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन जो ए और बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जबकि जो डिस्टेंस है दैट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल। सो ये जो रेड कलर की लाइंस हैं ये सारी डिस्टेंस हैं, जबकि जो ब्लैक लाइन है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट मीटर है, दोनों की डायमेंशन भी कैपिटल वाली होती है। अब अगर देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए ये ओरिजिन है, दैट इज द ओरिजिन O। सो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हम इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो अगर हम इस तरफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो इस तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इफ द बॉडी इज इन मोशन फॉर सम टाइम, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कि अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। अगर आप यहाँ से चले हैं और दोबारा वहीं पर आ गए हैं, यू मेक अ क्लोज पाथ, यानी कि आप O से चले हैं और दोबारा O पर ही आ गए हैं, देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो व्हेन द बॉडी इज इन मोशन फॉर सम टाइम, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जब बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्टेंस की नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो इस तरफ भी पॉजिटिव है, इस तरफ भी पॉजिटिव है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा, अगर एक बॉडी पॉइंट A से चली और दोबारा पॉइंट A पर आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन अगर एक बॉडी पॉइंट A से चली और पॉइंट A पर वापस आ गई तो उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। नाउ सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 2 मीटर। सो अगर मैं कहता हूं कि बॉडी यहां से चली और दोबारा इधर आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट डिस्टेंस इज 2 + 2 4 मीटर। अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी यहां से चली और इधर आके रुक गई, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आप देख रहे हैं हाफ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 2 + 1 3 मीटर। तो आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। इसके अलावा जब बॉडी मूव करती है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। आप पॉइंट A से मूव कर रहे हैं, अगर आप O से दूर जा रहे हैं, आप पॉइंट O से मूव करते हुए अगर O से दूर जा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अगर आप O की तरफ आ रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। लेकिन दोनों सूरतों में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखिए डियर स्टूडेंट्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B वी हैव ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन। जबकि A और B के दरमियान हम जो डिस्टेंस है उसकी न्यूमरस वैल्यू ले सकते हैं। आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे घूम के ऐसे जा सकते हैं, ऐसे घूम के ऐसे आ सकते हैं। सो हम उसकी जितनी मर्जी चाहे वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। So that was the comparison between displacement and distance, and if you look at the graph and if you look at the table, तो ये तमाम पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको समराइज करके एक टेबल में लिखा गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आई होप कि आप इसको कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो जिस तरह से हमारे पास एक कंपैरिजन है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस, सो व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, और आपने उसको ध्यान में रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट यहां देख रहे हैं आप, कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, बराबर कब होते हैं? डिस्प्लेसमेंट will be equal to distance and that will happen in case of linear motion. Straight line motion में जो displacement है और जो distance है इसकी values बराबर होती हैं। तो linear motion के लिए displacement और distance like free falling body है, वो जो distance cover करेगी वही उसका displacement cover भी होगा। So just as we have drawn a comparison between displacement and distance, let us draw another comparison between velocity and speed. So if you focus on the table, so you can see that when we define velocity, it is the rate of change of position या displacement with time। जबकि हम speed की बात करते हैं तो it is rate of distance covered with time। speed एक scalar quantity है और velocity आपको पता है कि एक vector quantity है, दोनों की dimensions भी दी गई हैं। तो what is the concept of uniform velocity? If a body covers equal displacements in equal interval of time, the velocity will be said to be uniform. For example, एक बॉडी है वो एक सेकंड में 2 मीटर फासला तय करती है, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर फासला तय करती है, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर फासला तय करती है। तो ये जो हम स्पीड कहेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, और अगर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले सेकंड में वो 5 मीटर का फासला तय करे, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर का फासला तय करे, तीसरे सेकंड में वो 12 मीटर का डिस्टेंस तय करे, डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। सो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है।
और जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी जीरो भी हो सकता है क्लोज पाथ में, तो क्लोज पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, सेम एज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. सो आई होप कि ये कंपैरिजन भी आपको यूजफुल होगा. जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं या एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 3 शॉर्टकट फार्मूलाज को जहन में रखें. उनमें से पहला फार्मूला है, मैं बात कर रहा हूं कि व्हेन यू कैलकुलेट दी एवरेज वेलोसिटी. So first formula is when distance is divided into two equal parts. जब डिस्टेंस को हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे सो फिर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट इज 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. अभी सिर्फ आप फार्मूला को ध्यान में रखिए, इनसे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी ए से बी तक जाती है विद वेलोसिटी ऑफ ए और बी और सी 3 पॉइंट है, ए बी सी तीनों दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान भी, बी और सी के दरमियान भी डिस्टेंस 100 मीटर का है. तो एक बॉडी ए से बी तक जाती है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक जाती है विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे. एंड द सेकंड इज व्हेन टाइम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. जब टाइम दो हिस्सों में डिवाइड किया हो, तो अगर टाइम दो हिस्सों में डिवाइड किया हो तो फिर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज सिंपली v1 प्लस v2 बाई 2. और तीसरा फार्मूला, अगर ना डिस्टेंस दो हिस्सों में डिवाइड किया गया हो और ना ही जो है वो टाइम दो हिस्सों में डिवाइड किया गया हो, तो फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे लेते हैं, इट इज सम ऑफ ऑल दी डिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी टाइम इंटरवल्स टेकन. तो फिर हम इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो आई होप ये 3 फार्मूलाज आप ध्यान में रखेंगे तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प होगी आपके लिए. कंपैरिजन नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट एक्सेलरेशन. और आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड द एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो स्टूडेंट्स, जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. एक बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में आपने टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. सो उस टॉपिक के मुताबिक आपने कहा था व्हेनेवर अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट वेक्टर क्वांटिटी विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ दिस वेक्टर. एक बात याद रखिए, जब भी बॉडी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होती है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की होती है. यानी कि आप ये याद रख लीजिए कि ये जो 3 क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है. ऑन दी अदर हैंड हम ये तो कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी लाजमी तौर पर वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, लेकिन यही बातें हम एक्सेलरेशन के बारे में नहीं कह सकते. जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन जरूरी नहीं कि वेलोसिटी की हो. इस केस में 3 केसेस हैं इस सूरत हाल में. नंबर 1, अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी. और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं देन द बॉडी विल मूव इन अ सर्कल, द मोशन विल बी सर्कुलर मोशन. तो ये 3 जो है वो सूरत हाल हैं यहाँ पर. अगर इस केस में होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होगा, इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 180 डिग्री का होगा, और इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा. सो ये जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की हो वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हो. हाँ, ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है. और वो सेम रूल है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, व्हेन बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, अगले सेकंड में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगी. सो यू कैन सी दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में वेलोसिटी 15 हुई, अगले सेकंड में वेलोसिटी 50 हो गई, अगले सेकंड में वेलोसिटी लेट्स से 75 हो गई. सो इस तरीके से अगर वेलोसिटी चेंज होगी देन द एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक टॉपिक 2 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टॉर्क, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, द मीटर रूल pivoted off at point A and kept in equilibrium by a suspended mass of 240 gram. The center of mass of the rule is 50 centimeter. Mark what is the mass of the rule. तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी. सो जो उसका पिवट पॉइंट है दैट इज एट 20 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो है वो एक मैस पुट हमने किया हुआ है, और ये मैस है 240 g. सो जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप दोबारा भी आप देख लीजिए. जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि डिटरमाइन ऑल दी हिडन फोर्सेस इन द गिवन प्रॉब्लम. जिस तरह यहाँ पे एक हिडन फोर्स है और वो हिडन फोर्स है जो रूल है उसका वेट वो नहीं दिया हुआ प्रॉब्लम में. आपको पता है कि वो 50 सेंटीमीटर पर अप्लाई होगा. सो इफ दिस इज 50 सेंटीमीटर तो यहाँ पर वेट ऑफ दी जो रूलर है वो हमें जो वेट ऑफ दी बार है वो हमें मालूम करना है. सो पहला स्टेप क्या है, जो अननोन चीज़ें हैं प्रॉब्लम में उनको आप ड्रॉ कर लीजिए, जो अननोन फोर्सेज हैं. दूसरा जो होता है कि देख लीजिए क्या मोमेंट आर्म सारे दिए हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है ये, तो दिस डिस्टेंस इज 20 - 5 15 एंड दिस डिस्टेंस इज 50 - 20 30. तो मोमेंट आर्म भी दिए हुए हैं. फिर तीसरा स्टेप से होता है, पहला स्टेप क्या हो गया, जितनी भी अननोन फोर्सेज हैं अगर प्रॉब्लम में नहीं दी तो उनको ड्रॉ करें. दूसरा स्टेप क्या हो गया कि एस्टिमेट करें सारे मोमेंट आर्म को. तीसरा स्टेप होता है एस्टिमेट ऑल दी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. आप जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उनको आप जो है वो देखिए. तो अगर आप देखें यहाँ पर एक टॉर्क हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज है. सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा टॉर्क क्लॉकवाइज है. सबसे पहले तो ये मैस दिया हुआ इसका वेट मालूम कर लेंगे, W = mg से. तो ये वेट आएगा आपके पास 2.4 न्यूटन. अब हम क्या करेंगे, 2-3 स्टेप हमारे हो गए.
बल्कि दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप था कि टू डिटरमाइन ऑल दी अननोन फोर्सेस, दूसरा एस्टिमेट द मोमेंट आर्म। अब तीसरा स्टेप है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैलकुलेट कर लीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है यानी कि जो वेट है दैट इज 2.4, और जो मोमेंट आर्म है जहाँ फोर्स लग रही है और जो आपका पिवट पॉइंट है उसके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो दैट इज 20 - 5 इट इज 15। मैंने सेंटीमीटर में इसलिए नहीं मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि इधर से दोनों से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरफ देखें तो ये वाला जो टॉर्क है ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, दैट इज W मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म क्या हुआ 50 - 20 30। सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से जो W हमारे पास आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 1.2 न्यूटन, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप मैथ लेंगे तो वो मैथ कितना आ जाएगा 120 G। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विच इज 120 G। So next question देखिए, in this situation we have a situation in which string AB can withstand 6 Newton tension up to which distance the block of weight 12 Newton can be moved towards B। तो इस सिचुएशन में आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है वो, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उसके मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है जी कि जितनी भी हिडन फोर्सेज हैं उनको पता लगाएं और उनको ड्रॉ करें। अब यहाँ पर हिडन फोर्स आप समझ सकते हैं कि जो रॉड है वो भी हो सकता है कि इसका मैस इसका जो वेट है वो हिडन फोर्स हो। तो देखिए स्टेटमेंट में कहीं उसका जिक्र ही नहीं किया गया, तो हम इसको मैसलेस कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कितनी फोर्सेज लग रही हैं, दो, एक ये इस वेट की और दूसरा ये टेंशन की। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि एस्टिमेट ऑल दी मोमेंट आर्म। तो हमने ये तो मालूम करना है कि इस वेट को यहाँ से कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने ये आर मालूम करना है, एक मोमेंट आर्म हमने मालूम करना है, दूसरा में दिया हुआ है मोमेंट आर्म क्या होता है जहाँ फोर्स लग रही है और पिवट पॉइंट के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 6 मीटर दिया हुआ है। दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप क्या था कि हमें सारे के सारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर देखिए जो वेट W है इसकी वजह से जो टॉर्क हमारे पास लग रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर्स इज 12 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म R हमने मालूम करना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस फोर्स की वजह से देखें और ये पिवट पॉइंट है इसको इस तरफ घुमाएं तो ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पे फोर्स है 6 और मोमेंट आर्म कितना है 6, तो ये आपको कितना टॉर्क आ जाएगा 36 न्यूटन मीटर। सो वी हैव टू इक्वेशंस। आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, इसको ना करें तो टाइम बचेगा। तो मैं ये भी स्टार्टर्स के लिए बता रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास 36 आ गया, क्लॉकवाइज 12 बार आ गया, यहाँ से फिर आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं which is equal to 3 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following group of two forces are in equilibrium with the third force। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं चाहूंगा कि एक जनरल फार्मूला है जिसको आप गौर से देखिए। अगर आपके पास दो फोर्सेस दी हुई हैं और उनके दरमियान जो मर्जी एंगल है तो जो रिजल्टेंट आता है उन दो फोर्सेस से वो आता है F = F1² + F2² + 2F1 F2 cos of थीटा से। ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, विच इज F1² + F2² स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अब ये फार्मूले के मुताबिक इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर लेट से एक वेक्टर है, मैं आपको आपके बुक वाली एग्जांपल कोट कर रहा हूँ 60 न्यूटन, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास 35 न्यूटन, तो इनके दरमियान रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। एक बात याद रखिए कि अगर आपने दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर लेना है तो इस फार्मूले में उनका मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए और एंगल यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। और अगर आपने दो वेक्टर्स के दरमियान मिनिमम आंसर लेना है तो इस फार्मूले में जो एंगल है वो 180 डिग्री पुट कर दें। यानी कि दो वेक्टर के दरमियान रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कब होता है, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो, और मिनिमम कब होता है, जब वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। सो अगर 60 और 35 देखें तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 95, और अगर यहाँ पे मैं 180 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 25। यानी कि 0 जब पुट करेंगे तो आप सिंपली इसको ऐड कर लीजिए 95 न्यूटन, और जब 180 पुट करेंगे तो आप सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने जो दो छोटे वैल्यूज होंगी उनको एक दफा ऐड कर लेना है, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ये रेंज बन जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं 60 न्यूटन और 35 न्यूटन, तो इनके दरमियान जो मैं मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर ले सकता हूँ दैट इज 95 न्यूटन, और इनके दरमियान जो मैं मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर ले सकता हूँ दैट इज 25 न्यूटन। अब आप देखिए कि जो तीसरा ऑप्शन है वो इस रेंज में किसके है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए देखिए 13 और 3 को मैं एक दफा ऐड करूँ तो ये 16 न्यूटन आता है, सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10 न्यूटन आता है, तो इसकी रेंज बनती है 10 न्यूटन से 16 न्यूटन। तो क्या जो पहला ऑप्शन है 18 जो बड़ा वाला वैल्यू है, क्या ये वाली वैल्यू इस रेंज में आती है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब पहला जवाब नहीं हो सकता। दूसरा आंसर देखिए 15 न्यूटन एंड 13 न्यूटन, इनको एक दफा ऐड करें क्या आता है 28 न्यूटन, सब्ट्रैक्ट करें क्या आता है 2 न्यूटन, तो इसकी रेंज क्या बन गई 2 न्यूटन से लेकर 28 न्यूटन तक। तो क्या जो बड़े वाला आंसर है वो इसके दरमियान आता है? जी हाँ आता है। तो यही आंसर हो सकता है। बाकी दो ऑप्शन भी डिस्कस कर लें। सी ऑप्शन देखिए 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, 5 + 2 करेंगे 7 आएगा, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, तो रेंज क्या बनी 3 न्यूटन टू 7 न्यूटन। क्या बड़े वाला आंसर उसमें है? जी नहीं है। और डी ऑप्शन में देखिए 20 + 12 करेंगे तो 32 आएगा, 20 - 12 करेंगे तो 8 आएगा, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बन गई 8 से लेकर 32 न्यूटन तक। तो क्या बड़े वाला आंसर इसमें है? जो बड़े वाला ऑप्शन है 35 वो इसमें है? नहीं है। सो दिस इज वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो जस्ट सिंपली दो जो छोटे वाले वेक्टर्स हैं उनको एक दफा ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, रेंज निकालें और फिर देखेंगे बड़े वाला आंसर उस रेंज में है या नहीं है। So next question देखिए, suppose that an object travels from one point in space to another point, make a comparison between the displacement and the distance traveled। पहला ऑप्शन है कि the displacement is either greater, यहीं से गलत, displacement distance से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए the displacement can be either greater than, smaller than or equal to, ये भी गलत, displacement greater नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए the displacement is either less than or equal to distance traveled, ये क्वेश्चन आपको लिखवाई भी थी तो ये ऑप्शन ठीक है। और डी ऑप्शन देखिए the displacement is always equal to distance traveled, गलत, हर वक्त इक्वल नहीं होता, सिर्फ लीनियर मोशन में इक्वल होता है। So the correct option will be option C, the displacement is either less than or equal to the distance traveled। So the following condition displacement becomes equal to distance। So freely falling body हमें पता है कि लीनियर मोशन होती है, मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल लीनियर मोशन नहीं है, 2 डायमेंशनल मोशन है, कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ भी सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट विल बी द फ्रीली फॉलिंग बॉडी बिकॉज़ इट्स अ लीनियर मोशन। अनदर क्वेश्चन देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए इज 100 मीटर।
व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। ये जरा देखिए, ये आपके पास सर्कल है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेमी सर्कुलर पाथ बना, ये जो डिस्प्लेसमेंट उसमें कैलकुलेट हुआ दैट इज 100 मीटर, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस 100 मीटर है। इसका मतलब है रेडियस क्या हुआ 50 मीटर। तो यहाँ से आपको इस इंफॉर्मेशन से पता लगा कि जो रेडियस है दैट इज 50 मीटर। क्वेश्चन आपसे वो ये कर रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना है। देखिए पूरे सर्कल के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 2 पाई आर होता है, जबकि ए से बी तक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा 2 पाई आर बाय 2। सो द आंसर इज पाई इनटू आर। नाउ पाई इज 3.141596 एंड सो ऑन एंड आर इज 50। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो जो आंसर है दैट इज अराउंड अबाउट 157 मीटर एंड दैट इज ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए है। इसके अलावा एस्टिमेट भी करना देखें कि 15 3 150 होता है, तो इसका मतलब है जो आपका आंसर होगा वो कम से कम 150 से अबव आएगा। अगर आप पाई की वैल्यू को 3 भी यूज करें और एस्टिमेशन लें तो जो आपका आंसर है वो 150 से अबव आएगा, और 150 से अबव सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन ए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि बॉडी 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि बॉडी